उसके बाद कार टी सेल थेरेपी जो कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई है भारत में, जिसको नेक्स्ट कार टी सेल थेरेपी कहा जाता है कैंसर के लिए, उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर आज एंटीबायोटिक और वैक्सीन की बात करेंगे। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में थोड़ा छूटा था। जीन थेरेपी में भारत की स्थिति डाले हैं, इसमें लिखिए भारत जीन चिकित्सा के क्षेत्र में, भारत जीन चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व के 10 सर्वाधिक विकसित, विश्व के 10 सर्वाधिक विकसित देशों में से एक है। भारत में लगभग 10 प्रयोगशालाएं, भारत में लगभग 10 प्रयोगशालाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वर्तमान में भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश जीन चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया है। भारतीय प्रयोगशालाओं में जीन चिकित्सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य कैंसर तथा अन्य आनुवंशिकी रोगों को नियंत्रित करने के लिए दो हजार चौदह पंद्रह में जैव प्रौद्योगिकी विभाग व आईसीएमआर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए जीटीएसी मैं लिखा चुका हूं, जीटीएसी से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये तो भाई जीन थेरेपी की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं एक नई तकनीक की, जिसको कहते हैं कार टी सेल थेरेपी।
कार टी सेल थेरेपी। देखिए, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। देखिए, ये जो थेरेपी है थोड़ा समझ लीजिए, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके पहली बार आनुवांशिकी रोग, जैसे सॉरी यहां पर जो बात होती है वो कैंसर की बात होती है, जैसे कैंसर जैसे रोगों के इलाज के लिए ये कार टी सेल थेरेपी का विकास किया गया, कैंसर जैसे रोगों के इलाज के लिए। अगर वर्तमान में कैंसर के इलाज की तकनीक देखें तो पहले तो ये समझिए कैंसर कहते किसे, क्या होता है कैंसर। देखिए, जो कैंसर होता है उसका कारण क्या है और उसके इलाज की जो तकनीकें हैं वो कौन कौन सी। तो पहले तो कैंसर समझते हैं। असल में होता क्या कि जैसे आपके शरीर का ये कोई भाग है, कोई अंग है, कोई अंग है आपके शरीर के भाग का, आंतरिक अंग हो, बाहरी अंग हो। आज विश्व में देखें तो आज से 50 साल पहले उतना कैंसर नहीं होता था जितना कैंसर आज मिलता है। उसके कारण क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे भोजन करने का तरीका, और सबसे बड़ा एक कारण आपको दिखाई दे रहा है, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो जैसे शरीर का कोई अंग है, लगातार इस पर रेडिएशन हो, या इस पर मान लीजिए कि कोई केमिकल पड़ रहा है, रसायन पड़ रहा है, केमिकल है, या मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये भाग जो है लगातार संक्रमित है, या इस पर रेडियो एक्टिव किरणें पड़ रही हैं, अल्फा बीटा गामा, या मान लीजिए इस पर कोई केमिकल है, दिन में पान गुटखा खाएं या रात में भी पान गुटखा खाएं, या जहां रह रहे हैं वहां वायु में कुछ केमिकल है, या कोई व्यक्ति है वो एक्सरे टेक्नीशियन है, या कोई व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर पास में। तो क्या होगा? इस अंग पे लगातार कोई रेडियो एक्टिव किरण का, या हो सकता है कि कोई केमिकल हो, पेंट, जैसे पेंट होता है वो गिरे, या मान लीजिए कोई केमिकल लोग दिन में पान गुटखा मुंह में दबाए हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है, या कोई सूक्ष्म जीवी के द्वारा लगातार वो अंग जो है वो संक्रमित हो जाता है। तो होता क्या है कि आपके शरीर में जो आपके शरीर की सेल्स होती हैं, सेल्स में लगभग 20 प्रोटो ओनको जीन्स होते हैं। देखिए, कैंसर का अध्ययन एक शाखा होती है ओन्कोलॉजी में करते हैं। इस शाखा में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो हमारे शरीर में 20 प्रोटो ओनको जीन होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो ये जीन सक्रिय होता है, ये जीन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तभी तो हम बड़े होते हैं। एक उम्र के बाद ये जीन सुषुप्तावस्था में चला जाता है, यानी अब वो सक्रिय नहीं रहता। फिर ये 3 में से कोई कारण हो, समानता ये 3 में से कोई कारण है, वो आपका ये शरीर में यहां पर क्या है, सेल्स का बना हुआ है, कोशिकाओं का ही तो बना हुआ है, और इन कोशिकाओं में ये जीन है।
अब इन तीनों में से कोई एक कारण है, उस कारण से ये जीन क्या हो गया, जो आज सक्रिय हो गया वो क्या हो गया, सक्रिय हो गया। सक्रिय होकर ये जीन बदल गया उनको जीन। अब सक्रिय होकर जब उनको जीन्स में बदल गया तो अनलिमिटेड या कह सकते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। तो अनकंट्रोल जब सेल डिवीजन होगा तो इस तरीके से ये ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है। इसी को क्या कह देते हैं, कैंसर। आपके शरीर के किसी भाग में कभी भी किसी भी उम्र में कैंसर होता है। कैंसर कितने प्रकार के जो अमूमन मिलते होते तो कोई भाग में हो सकता, लेकिन अमूमन जो हमने कैंसर देखा जाता है, देखिए अगर भारत के संदर्भ में देखें, भारत के संदर्भ में देखें तो एक कैंसर होता है जिसको कहते हैं यूट्रस कैंसर। यूट्रस कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। एक तो आपका सर्वाइकल कैंसर, या इसे यूट्रस कैंसर कहते हैं। आप अगर वर्ल्ड का डाटा देखें, पूरे विश्व का डाटा देखेंगे तो 23 से 24% महिलाओं में होता है। यूट्रस कैंसर का मतलब जो देखे होंगे, जो आपका ये यूट्रस होता है, यूट्रस का ये सर्विक्स भाग होता है, सर्विक्स भाग होता है। अभी पिक्चर एक आई है मर्दानी, देखें मर्दानी 3, उसमें इस कैंसर के बारे में दिखाया भी है, छोटी छोटी बच्चियों को कैंसर। फिल्म अभी आई थी, अभी ये जो क्या नाम है, वो हीरोइन का क्या नाम है, अब तो एजेड हो गई है, उसकी पिक्चर आई थी मर्दानी, उसमें इसी कैंसर को दिखाया गया। होता क्या है, सर्विक्स में एक वायरस होता है, ह्यूमन HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस के इंफेक्शन के कारण जो है यहां पर सर्विक्स बाद में सिस्ट बनने लगते हैं, अर्थात यहां कैंसर हो जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। इसी से रिलेटेड पिक्चर एक बनी होगी, आपने देखा होगा, पैडमैन, अक्षय कुमार की। गंदगी से गांव में महिलाएं पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। ये जो वायरस होता है ना, यहां पर जब कैंसर होता है तो इसका एक ही सलूशन होता है, यूट्रस को काट के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। प्राथमिक अवस्था में इलाज किया जाता है, लेकिन देखिए भारत में देखेंगे तो 46% महिलाओं में होता है। अब विश्व में कितना है, लगभग दुगना है। भारत में हर दूसरी महिला कैंसर रोग से ग्रसित दिखेगी। उसका पहला कारण है कम उम्र में विवाह होना, दूसरा कारण है जल्दी जल्दी बच्चे का जन्म होना, तीसरा कारण है साफ सुथरा न रहना, कपड़े का इस्तेमाल करना, स्टरलाइज जो पैड होता है उसका इस्तेमाल न करना, ये मुख्य रीजन। अन्य देशों में 23%, भारत में 46%। तो सबसे ज्यादा कैंसर का कारण भारत में देखें तो नंबर 1 पे आता है यूट्रस कैंसर, दूसरा आता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इसमें ब्रेस्ट को काट के निकाल के कृत्रिम बना हुआ सिलिकॉन का बना हुआ ब्रेस्ट लगाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है लंग्स कैंसर, फेफड़े का कैंसर, जो कि पॉल्यूशन से होता है। चौथा का जो प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, जो पुरुष में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुष में पाई जाती है। लगभग 60-65 के बाद उसमें कैंसर की संभावना बनती है पुरुषों में, लेकिन अमूमन सबसे ज्यादा कैंसर जो होता है भारत में वो महिलाओं में होता है।
तो ये जो कैंसर होते हैं, अब एक कैंसर इसमें ब्लड कैंसर भी होता है। अब ब्लड कैंसर क्या होता है? देखिए, जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर कहते किसे हैं? ब्लड कैंसर में जो आपका ब्लड है, ब्लड में मोटा मोटा समझिए, इसे ब्लड कैंसर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटा मोटा से समझिए कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी की संख्या और आकार में परिवर्तन। डब्ल्यूबीसी में टी सेल है, बी सेल, सारी चीजें हैं, तो संख्या और आकार में परिवर्तन हो जाता है, ब्लड कैंसर। बात समझ रहे हैं? अब ये जो कैंसर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। कैंसर का मतलब है शरीर के किसी भाग में अनियंत्रित कोशिका विभाजन। तो जब कैंसर होगा तो जो आप खाना खाएंगे उस भोजन का मैक्सिमम भाग जो कैंसर भोगी कोशिका है वो ले लेती है। जो खा रहे हैं 90% वो यूज कर लेंगे। शरीर के अन्य भाग को प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा, आदमी कमजोर हो जाए। समझ रहे हैं? तो समझ रहे ना? वही ब्लड कैंसर तो बता रहा हूं। ब्लड में देखिए, ब्लड कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं। मोटा मोटा ये समझिए कि डब्ल्यूबीसी की संख्या और आकार में परिवर्तन होता है। बहुत डीप ज्ञान में नहीं जा सकते। ये डब्ल्यूबीसी मैंने कई प्रकार की बताई है ना। डब्ल्यूबीसी की संख्या और आकार में परिवर्तन हो जाने है ब्लड कैंसर। अब ये कैंसर के जो इलाज की विधियां हैं, जो कैंसर होते हैं, कैंसर के इलाज की विधियां क्या क्या है? देखिए, कैंसर के इलाज की एक विधि है जिसे कहते हैं हम सर्जरी। दूसरी विधि है कीमोथेरेपी। तीसरी विधि है रेडियोथेरेपी। और चौथी विधि की जो खोज हुई है वो 2018 में हुई। उसके लिए नोबेल मिला था, तानसुको हुंजो। और तानसुको हुंजो साहब को नोबेल मिला था। जो चौथा तरीका है वो है इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी तकनीक ही है ये कार टी सेल थेरेपी। ये इम्यूनोथेरेपी तकनीक ही है। अब थोड़ा समझ लीजिए। जैसे सर्जरी में क्या होता है, शरीर के किसी अंग में कैंसर, जैसे यूट्रस में कैंसर है, पहले दवाओं से करते नहीं ठीक होता तो काट के निकाल देना, सर्जरी हो गई। ब्रेस्ट कैंसर है तो काट के निकाल देना, ये हो गया आपका सर्जरी। अब जैसे कीमोथेरेपी है, जैसे लंग्स कैंसर, तो फेफड़ा काट के तो नहीं ना निकाल सकते, आदमी मर जाएगा, तो वहां कीमोथेरेपी करते हैं। आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे, सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज मिला है अभी तक, किस क्षेत्र में ज्यादा मिला है, चिकित्सा और कार्य में, तो कैंसर के इलाज के खोजकर्ताओं को मिला। सन 1971-72 में कीमोथेरेपी के खोजकर्ताओं को मिला। उसके बाद भी मिला है। फिर 2018 में तानसुको हुंजो को मिला है इम्यूनोथेरेपी के खोज के लिए। तो इसमें कुछ दवाओं के द्वारा जैसे लंग्स कैंसर आदि का इलाज करते हैं। अब जैसे रेडियोथेरेपी है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसमें पहले रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी का मतलब रेडियो एक्टिव किरणें होती है, जैसे गामा किरण। उन किरणों को जब उस अंग में डालते हैं तो वो जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको वो जला देता है। जैसे किसी को गले में कैंसर है तो भी रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी का मतलब है उस अंग को क्या कर देना है, जला देना। तो ये रेडियोथेरेपी होता है। अब देखिए, इन तीनों में एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि इन तीनों में बाहर से कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्जरी में काट के निकाल दे रहे हैं, इसमें कुछ केमिकल है, कुछ रसायन है, उसकी सहायता से
दवाएं हैं उनसे इलाज करते हैं, रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव किरणों का उपयोग करके इलाज करते हैं। ये एकदम अलग थेरेपी होती है। इसमें शरीर के जो प्रतिरोधक प्रणाली है, समझ रहे हैं, ये तकनीक सबसे विशेष क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को ही जेनेटिक इंजीनियर्ड करके कैंसर कोशिका को मारने लायक बना देते, यानी टी सेल को इस तरह से जेनेटिक इंजीनियर्ड करते हैं कि वो आपके शरीर की जो कैंसर कोशिकाएं वो खुद ही मार दे। इसमें बाहर से कुछ नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए इन चारों तकनीक में सबसे विशेष जो तकनीक हो जाती है कैंसर के इलाज की, इम्यूनोथेरेपी हो जाती है। और इसी संदर्भ में जो इम्यूनोथेरेपी के ही अंतर्गत ये कार टी सेल थेरेपी का विकास किया गया। अब ऐसा नहीं, देखिए, कार टी सेल थेरेपी का जो विकास किया गया जब, तो एक कार टी सेल थेरेपी वर्तमान में जो इसका विकास किया गया वो केवल ब्लड कैंसर के लिए किया गया। अन्य कैंसर का इलाज अभी हम कार टी सेल थेरेपी से नहीं कर सकते। ब्लड कैंसर का इलाज हम इससे कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा इलाज करने के जो खर्च आता है वो कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए आता है। लेकिन 2022-23 में बल्कि आईआईटी मुंबई में एक और तकनीक विकसित की जिसका नाम रखा गया भारत में नेक्स कार टी सेल थेरेपी। अब ये तकनीक है यही तकनीक, लेकिन भारत ने जब अपनी तकनीक विकास किया तो इसका नाम रखा नेक्स कार टी सेल थेरेपी। अब इसमें जो खर्चा आ रहा है, जो आईआईटी मुंबई ने इस तकनीक का विकास किया, इसमें जो कुल खर्चा आ रहा है वो करीब 38 से 40 लाख रुपए। कहां 6 से 7 करोड़ रुपया खर्चा आता, 5 से 6 करोड़ आता, और कहां 38 से 40 लाख में इसका इलाज हो जाएगा। ये भारत, इसलिए 2024 में आपके जो देश की जो प्रेसिडेंट महोदय है, राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने इस तकनीक को हरी झंडी दी। ये नेक्स कार टी सेल थेरेपी भारत की, आप अगर दूसरे देश की विकसित तकनीक का उपयोग करेंगे तो उसको पेटेंट प्रोटेक्शन मिल जाता है ना, तो आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए। कुछ चेंज करके जब आप उस तकनीक को यूज करेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो इस तकनीक में कुछ चेंज करके नेक्स कार टी सेल थेरेपी का विकास किया। तो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी तकनीक है कैंसर के इलाज में जिसमें शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि वो सूक्ष्म जीवी को, यानी वो कैंसर कोशिकाओं को स्वयं नष्ट कर दे। ये है कार टी सेल थेरेपी। अब कार टी सेल थेरेपी है क्या, इसको समझ लिया। अभी तक समझ में आया क्या कहें? पूरे शरीर में ब्लड है तो पूरे शरीर में तो रहेगा। जो आपकी WBC है, ये समझिए कि वो असामान्य हो गई, एग्रेसिव हो गई, वो शरीर की सामान्य कोशिकाओं को मार के खत्म कर रहे हैं। ब्लड कैंसर भी कई प्रकार के हैं। तो अभी जो इसकी हरी झंडी मिली है, जो इसको कार टी सेल थेरेपी के लिए मिली, अन्य कैंसर के लिए जो तरीका अपनाया जाता है इसमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तकनीक में फायदा यह है कि साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि इन तरीकों में क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। आपकी टी सेल को जेनेटिक इंजीनियर करके तैयार किया गया है, इसलिए विशेष हो जाती है तकनीक। अब पहले समझते हैं कार टी सेल थेरेपी। अभी तक समझ में आया? अब कार टी सेल थेरेपी क्या, आइए देखते हैं। असल में कार टी सेल थेरेपी में
देखिए कार जो है इसका पूरा नाम मैंने बताया, कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, ये कार क्या है? ये कार वास्तव में एक जीन है, और जीन का पूरा नाम क्या है? कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। असल में होता क्या है कि एक वायरस होता है जिसका नाम है लेंटी वायरस। लेंटी वायरस ये प्रकृति में मिलता है, एक वायरस। इस वायरस का नाम होता है लेंटी वायरस। तो वैज्ञानिकों ने इस वायरस में, यानी एक वायरस है ये। अब ये देखिए वायरस प्रकृति में कई आकार के होते हैं। आप जब किताब पढ़ते हो अमूमन, तो उस किताब में इस तरीके का वायरस का चित्र बना देते हैं ना। जो पहला वायरस खोजा गया था, इवन विस्की ने खोजा था, ठीक है, वो टीएमडी वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस। आपने कक्षा 9-10 की किताब में पढ़ा होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। प्रकृति में वायरस बहुत आकार के होते हैं। अभी तक कहें सबसे बड़ा वायरस जो मिला है वो इबोला, एक रोग होता है इबोला वायरस। अभी तक सबसे बड़े आकार का जो वायरस मिला है वो इबोला वायरस। तो ये जो वायरस होता है लेंटी वायरस, ये वायरस मान लीजिए, इस वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है, लेंटी वायरस। अब वैज्ञानिकों ने इस लेंटी वायरस में एक जीन को खोजा, और ये जीन का क्या नाम है? कार जीन। ये कार जीन। अब ये कार जीन को निकालकर टी सेल में, टी सेल तो पता है आपको, टी सेल बताया है ब्लड में, टी सेल में प्रत्यारोपित कर दिया। टी सेल को कहां कर दिया? प्रत्यारोपित कर दिया। किसमें? टी सेल में। अब देखिए ये टी सेल है, ये क्या है? ये टी सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल है। इसी में ये वाला जीन आपने लाके क्या किया? डाल दिया। मान लीजिए आपने जो ये जीन लिया, ये वाला जीन है, अब ये जीन आपने उठा के इसमें डाल दिया, और जब ये जीन डाल दिया तो ये क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियर टी सेल हो गया कि नहीं हो गया? ये जेनेटिक इंजीनियर टी सेल हो गया। अब टी सेल को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या बढ़ाना। इसको बढ़िया भोजन देंगे तो ये अपनी संख्या क्या करेगा? बढ़ा लेगा संख्या। ये देखिए ये क्या होगा? ये जेनेटिक इंजीनियर टी सेल हो गए। अभी लोड भी करा देते हैं। और जब इसको, अब ये सब में जीन है वो, अब क्या होगा? ये सब जेनेटिक इंजीनियर टी सेल है, जेनेटिक इंजीनियर टी सेल है। अब क्या करेगा? इंजेक्टेड कोई धन है क्या? अरे सर नमस्कार। बस ऐसे काल के सर क्लास में फिर निकलते हैं, बात करते हैं आपसे, ठीक है?
अब क्या करेंगे, इसको हमने इंजेक्टेड कर दिया, इंजेक्टेड किसमें कर देंगे, मरीज में। किस मरीज में करेंगे, जिसमें ब्लड कैसे जाएगा अंदर, हाँ मरीज में। किसमें करेंगे, जिसमें ब्लड कैंसर। तो जब ये डाल देंगे तो ये क्या करेगा, जो कैंसर कोशिका है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी को कहते हैं कार टी सेल थेरेपी, है ना। भारत में जब इसका विकास किया गया तो थोड़ा परिवर्तन करते हैं, पूरी की पूरी उनकी तकनीक नहीं इस्तेमाल करते। तो भारत में इसका विकास किया गया आईआईटी मुंबई में। तो इसका नाम जो कार टी सेल थेरेपी का भारत में नाम रखा गया, इसे नाम रखा गया नेक्स कार टी, बल्कि इसका सही नाम रखा गया कार 19, ऐसे रखा गया, नेक्स कार 19 कहा गया भारत। नेक्स्ट का वही है, कार का वही कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर 90। पहले डायग्राम बना लीजिए फिर लिखा दें। इसका जो नाम होता है ना नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट जनरेशन हो जाता है। यहां नेक्स्ट कार 19 का मतलब हो गया नेक्स्ट जनरेशन, बाकी वही रहेगा नेक्स्ट जनरेशन कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। वैसे नाम है कार टी सेल थेरेपी, बना लिए। अब लिखिए, कार का पूरा नाम लिख लीजिए, कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। देखिए यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें शरीर की सैनिक कोशिका टी सेल को प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में टी सेल को प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में आनुवांशिक रूप से संशोधित कर देते हैं, आनुवांशिक रूप से संशोधित कर देते हैं, जिससे यह कैंसर कोशिका को खोज कर नष्ट कर देती है, संशोधित कर देते हैं, जिससे यह कैंसर कोशिका को खोज कर
नष्ट कर देती है। इसे एक प्रकार की कोशिका आधारित जीन संशोधन, इसे एक प्रकार की कोशिका आधारित जीन संशोधन प्रणाली कहते हैं। क्योंकि क्योंकि इस तकनीक में टी सेल में कैंसर कोशिका को नष्ट करने के लिए इसके जीनोम में संशोधन किया जाता है। वर्तमान में इस तकनीक का विकास ब्लड कैंसर के विभिन्न प्रकार के लिए किया गया है। भविष्य में अन्य कैंसर के इलाज में भी इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भारत में इस तकनीक का विकास आईआईटी मुंबई ने किया है और इसे नेक्स्ट जनरेशन कार टी सेल थेरेपी या नेक्स्ट कार 19 ऊपर लिखा है नेक्स्ट कार 19 भी कहते हैं। अब हेडिंग डालिए, कार टी सेल थेरेपी के प्रमुख चरण। कार टी सेल थेरेपी तकनीक के प्रमुख चरण। नंबर 1, रक्त कैंसर से ग्रसित मरीज के शरीर से टी सेल निकाल लेते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा चरण में क्या करेंगे? प्रकृति में एक लेंटिवायरस
होता है और इसमें एक विशेष जीन पाया जाता है, इसे कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन कहते हैं। इसे कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन कहते हैं। कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन कहते हैं। कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन कहते हैं। इस जीन को क्रिस्पर Cas9 तकनीक से निकाल लेते हैं। इस जीन को क्रिस्पर Cas9 तकनीक से निकाल लेते हैं। तीसरा चरण लिखिए। अब इस कार जीन को अब इस कार जीन को टी सेल में प्रत्यारोपित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रत्यारोपित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब इस आनुवांशिक रूप से संशोधित टी सेल को, ये हुआ ना, अब इस आनुवांशिक रूप से संशोधित टी सेल की संख्या में गुणन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब इसे मरीज के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। मरीज के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे यह आनुवांशिक रूप से संशोधित टी सेल कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है। समझ में बात आ रही है? अब देखिए, यहां पर महत्वपूर्ण चीज है कि कार टी सेल थेरेपी जो कैंसर के इलाज की तकनीक है, अन्य कैंसर के इलाज की तकनीक की तुलना में बेहतर क्यों है? तो हेडिंग डालिए, कार टी सेल थेरेपी के लाभ। कार टी सेल थेरेपी के लाभ। लिखिए, पॉइंट में लिखिएगा, कैंसर के इलाज की अन्य विधियां जैसे पीछे मैंने बताया है, जैसे क्या? जैसे लिखिए, कीमोथेरेपी, गामा रेडियोथेरेपी, आदि में बाहरी पदार्थों का
उपयोग करते हैं जिससे मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जबकि इस तकनीक में शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली ही कैंसर का इलाज करती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में यह तकनीक केवल रक्त कैंसर के लिए ही उपयोग की जा रही है। लेकिन भविष्य में इस तकनीक का उपयोग अन्य कैंसर के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। आगे लिखिए, इस तकनीक के द्वारा 2 हफ्ते में इलाज पूरा हो जाता है। इस तकनीक के द्वारा लगभग 2 हफ्ते में इलाज पूरा हो जाता है। दो हफ्ते में इलाज पूरा हो जाता है। अगला लिखिए, भारत में इस तकनीक से इलाज कराने से मात्र 38 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। जबकि यूएसए में खर्च 40 लाख खर्च होते हैं। जबकि यूएसए में खर्च 6 से 7 करोड़ रुपए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए सफलता की दर 100% है। सफलता की दर 100% है। नेक्स्ट, इसे एक जीवित दवा भी माना जाता है। आगे लिखिए, इस तकनीक का शरीर पर दुष्प्रभाव भी है, बहुत कम है लेकिन है। लिखिए, दुष्प्रभाव लिखिए, इस तकनीक से शरीर में पैरा प्रोटीन
उत्पन्न होते हैं जो कि व्यक्ति के वृक्क यानी किडनी वृक्क को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, शरीर की अन्य कोशिकाओं में भी कुछ मात्रा में इसका दुष्प्रभाव देखा गया। भैया ये तो हो गया कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक है आपका एंटीबायोटिक्स और एक होता है वैक्सीन। कुछ जानते हैं इसके बारे में? एक तो एंटीबायोटिक होता है और एक वैक्सीन होता है। कुछ मालूम है कि एंटीबायोटिक क्या है, वैक्सीन क्या है? क्या अंतर है दोनों में? मजा नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर करो एकदम। एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है। कैसे किल करता है? एंटीबायोटिक होता क्या है? मतलब बायोटिक की एजेंट से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जो वैक्सीन होता है बैक्टीरिया को बनाया जाता है, वो पहले लगाया जाता है। वो पहले लगाया जाता है, वो सही है आपका, लेकिन होता क्या है? देखो, कोई चीज होता क्या है, जब तक होता क्या है नहीं समझ में आएगा तब तक ये नहीं समझ में वो करता क्या है। होता क्या है तो करता क्या है, करता क्या है तो फायदा क्या है, फायदा क्या है तो नुकसान भी क्या है। फिर उसके बाद सीधा बात होती है हमारे देश में क्या स्थिति है। पहले होता क्या है, करता क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, फिर हमारे देश में स्थिति क्या है। इतना पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चन कर लोगे। देखो, पहले समझो थोड़ा सा। अगर आज से बहुत पहले जाए, तकरीबन 150 साल पहले जाए, 150 साल पहले जाए, उस जमाने में किसी भी देश में इलाज की तकनीक में देखें तो उस समय भारत हमारा टॉप पे था। 150 साल पहले, और पुराना जाए 200 साल पहले, तो एक सुश्रुत हुआ करते थे, इतिहास में पढ़ा होगा, शल्य चिकित्सा करते थे, काट छाट करते थे। और जब शल्य चिकित्सा करते थे तो शराब पिलाकर, गांजा भांग खिला करके आदमी को बेहोशी की अवस्था में लाते थे। तब 4-4 5-5 लोग हाथ पैर पकड़ते थे, ये हाथ पैर बांधा जाता था, तब उसकी सर्जरी होती थी। समझ रहे हैं? इंफेक्शन ना हो इसलिए उस हिस्से को या तो दागते थे आग से, इस समय दागा जाता था। ये बहुत पहले की बात है। इसलिए फर्स्ट जो चिकित्सा, प्रथम चिकित्सा क्रांति आती है, वो आती है लोगों को रोगों की जानकारी देना और रोगों से बचने के उपाय को बताना। इसे मैं बार बार कहता हूं ना, जब वो लोग टेलीस्कोप बना रहे थे तब हम हारोस्कोप देख रहे थे।
भारत को सबसे ज्यादा बर्बाद किया यहाँ के ज्योतिषियों ने, ज्योतिष ने नहीं, ज्योतिषियों ने बर्बाद किया। झड़ा लो, फुका लो, कुंडली मिला लो। अब कुंडली मिलाने के बाद भी शादी सक्सेस नहीं होती, होती है कई शादी देखिए कुंडली बहुत मिलाया गया लेकिन शादी सफल नहीं हुई। तो जो फर्स्ट चिकित्सा क्रांति आती, लोगों को रोगों की जानकारी दी। कि भारत में जब ब्रिटिश आए, वहां का क्लाइमेट यहां के क्लाइमेट बहुत अंतर है। ब्रिटिश जो वो घिरा हुआ था समुद्र से, उसके बाद देखिए प्राकृतिक स्रोत नहीं थे, वहां के लोग कर्मयोगी थे, पूरे विश्व पे राज करे। और यहां के लोग ढोंगी थे जो 300 साल गुलामी झेले, चुगली करके। जाति व्यवस्था ने भारत का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क, इसीलिए मैं कहता ना अंतर जाति विवाह होगा तो जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव में एक ओझा आ गया। ओझा ने कहा कि ऐसा है भाई, कोई कुएं में कूद के आत्महत्या कर दिया। तो कुएं का पानी लोग पी रहे हैं तो लोगों को कालरा हो रहा है। कालरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो महामारी के रूप में आता था। महामारी, इंडेमिक उसको कहते हैं, महामारी के रूप में आता था। अब लोग पानी पी के मर रहे हैं। ओझा जी कह रहे हैं वो जो मर गई या जो मर गया उसकी आत्मा सबको पकड़े है, तो ये कराओ तो वो कराओ। तो जो लोग उस समय ब्रिटिश थे, ऐसा नहीं कि सारा काम उन्होंने खराब किया, बहुत काम उन्होंने अच्छा भी किया। तो उन्होंने कहा इनको उन्हीं की भाषा में समझाओ। तो उन्होंने कहा भैया रात में हम सपना देखे रहे, सपना में कहीं फीमेल गॉड भी लोग पूजा करते हैं। तो कहना ऐसा रात में हमको दुर्गा माई दर्शन दिए, कहीं जो जो नीम के पानी से नहाई वो ठीक हो जाएगी, नीम के पानी से। अब नीम के पानी से नहा के लोग इसलिए ठीक होते थे कि नीम में एजेडेरेक्टिन होता था। अब उसको सही तरीके से समझाया जाता कि नीम का या औषधि गुण नहाओ तो ठीक हो जाओ। तो लोग ना समझना, और लोग तुरंत समझना अच्छा देवी दर्शन दिए रहे, अच्छा हम नहाओ तुम ठीक हो जाता है, हाँ तुम नहाओ तुम ठीक हो जाओ। तो ये आता फर्स्ट चिकित्सा क्रांति। दूसरी चिकित्सा क्रांति आता है, क्योंकि उस जमाने में आप देखेंगे जैसा कि मैंने सर्जरी जब करते थे, जैसे सूट में कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जिससे सर्जरी होती थी। तो उस जमाने में एनेस्थीसिया नहीं था, शराब गांजा भांग खिला के लोगों को बेहोश करते। तो एनेस्थीसिया की खोज को चिकित्सा विज्ञान की दूसरी क्रांति कहा जाता है। डॉक्टर डेविस ने इसको खोजा। अब एनेस्थीसिया कई प्रकार के होते, मेन 2 प्रकार का समझिए। एक तो ये जो हिस्सा कट पड़ गया वहां इंजेक्शन लगा दे तो वो हिस्सा शून्य हो गया, इसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, स्पाइनल। जब सर्जरी होने वाली होती है तो डॉक्टर क्या करता है, पीछे रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगा देगा। अब दाहिने पैर का ऑपरेशन होना है तो ऐसा उसको पता है किस पॉइंट पे इंजेक्शन लगाएंगे, तो कौन सा अंग शून्य हो, इंजेक्शन लगा देगा। आप कुछ देर बाद आपका पैर हो गया, हाँ शून्य हो गया, तब सर्जरी चालू होगी। तो एनेस्थीसिया की खोज को चिकित्सा विज्ञान की दूसरी क्रांति कहते हैं। फिर दौर आता है इसकी खोज का। इसकी खोज को कहा जाता है चिकित्सा विज्ञान की तीसरी क्रांति। अगर आप बहुत पहले देखते थे जो दवाएं होती थी वो पेन किलर होते थे। पेन किलर क्या है, जैसे बच्चा रो रहा, चुप कराने का 2 तरीका है। एक तो उसका मुंह दबा दो चुप, अब दूसरा तरीका बच्चा भूखा है दूध पिला के चुप कराओगे तो धीरे धीरे चुप होगा। तो जो पेन किलर होता है सीधा मुंह दबा देता है। तो ये सब दवाएं उस समय यूज की जाती थी। लेकिन एंटीबायोटिक की जो खोज होती है, वैक्सीन की खोज तो बहुत पहले हुई, एंटीबायोटिक की खोज तो 1928 में हुई। वैक्सीन की खोज तो 1796 में हुई थी, सॉरी
और इसकी 1928 में हुई। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, फर्स्ट जो वैक्सीन बनी है स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स होता है ना, जिसको छोटी माता बड़ी माता थे। ये दिक्कत क्या ना, पृथ्वी पर हर जो आपकी अर्थ है, अर्थ ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर रीजन का टेम्परेचर और पोलर रीजन के टेम्परेचर में अंतर है, तो रोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसीलिए कोई रसिया से एमबीबीएस करके आता है तो यहां एग्जाम देना पड़ता है, उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरा है, तो वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दूसरे तरीके का, वहां रोग भी अलग पैटर्न के, वहां मच्छर वाले रोग नहीं होते, यहां मच्छर वाले होते हैं। अब जैसा आप जिस क्लाइमेट में रहोगे, आपका शरीर उस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करेगा। इसलिए जब अंग्रेज भारत आते थे तो कहते थे वहां मत जाओ, वहां गंदी हवा है, मल एयर है, मल एयर से हो गया मलेरिया। जब अंग्रेज आते थे बहुत मरते थे मलेरिया से। भारतीयों को मलेरिया होता था, लेकिन जब एक बार एक रोग हो जाता है तो आपका शरीर उस रोग के प्रति धीरे धीरे प्रतिरोधी हो जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो पहले आइए समझते हैं कि एंटीबायोटिक वैक्सीन होता क्या है। ठीक है, देखिए एंटीबायोटिक जो होता है कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा संश्लेषित ऐसा जैविक रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवियों के वृद्धि और विकास को रोकता हो, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा संश्लेषित ऐसा जैविक रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवी के वृद्धि विकास को रोकता हो, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे सबसे पहली बार क्या हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत सारे सूक्ष्म जीवियों का कल्चर बनाते थे। कल्चर समझते हैं, जैसे घर में दही बनाते हैं, जीवों का कल्चर, सूक्ष्म जीवियों का कल्चर बनाते हैं। कहते हैं जब आप कर्म करते हैं तो परिणाम कहीं ना कहीं से मिलता हो सकता है, जरूरत से ज्यादा परिणाम मिले। तो गलती से क्या हुआ कि ये कल्चर कर रहे थे सूक्ष्म जीवों। जब कल्चर करते हैं ना तो कांच की प्लेट होती है, उसको पेट्री डिश कहते हैं, उस जमाने में ऐसा ही होता था। तो उसमें सूक्ष्म जीवी का एक भोजन होता था। जैसे सूक्ष्म, आपको समोसा, किसी को समोसा पसंद, किसी को कुछ पसंद, तो होता क्या है कि सूक्ष्म जीवियों में हर सूक्ष्म जीवी का एक पसंदीदा आहार होता है। तो उस पसंदीदा आहार को उन्होंने प्लेट में रख दिया। तो जो पसंदीदा आहार प्लेट में रखा, इसको साइंस की भाषा में मीडिया कहते हैं। वो मीडिया नहीं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, या इसमें क्या किया, थोड़ा सा लाकर बैक्टीरिया डाल दिया और इसको बैक्टीरिया डाल के ये कवर कर देते थे, ढक देते थे। 24 घंटे के बाद क्या होता था, वो कहां चला गया भाई, चल 24 घंटे के बाद क्या होता था, जैसे ये ढक दिया उन्होंने मीडिया डाल के, तो बहुत सारे बैक्टीरिया की कॉलोनी है, बहुत सारा बैक्टीरिया इसमें पैदा हो जाता था। ये करते थे। एक दिन क्या हुआ, आप ये समझिए इत्तेफाक से उन्होंने कल्चर किया, तो जो जैसे ये मेज है ना, खिड़की के बगल में मेज रखी थी, उसी में वो सब करते थे। तो किसी दिन चले गए तो वो हवा से खिड़की खुल गई, तो हवा इतनी तेज चली कि जो ऊपर उन्होंने उसके ऊपर ढक्कन रखा था वो क्या हो गया, उड़ गया। और जब ढक्कन उड़ गया तो जब वो
24 घंटे के बाद आए, 2-3 दिन के बाद, तो देखा बहुत सारा फफूंद जमाया। फफूंद जमा जो है फंगस। अब क्योंकि उन्होंने जीवाणु इसमें डाला था, जीवाणु की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन देखा उसमें फंगस खूब बढ़ गया और जीवाणु की संख्या बढ़ी ही नहीं। अब क्योंकि वैज्ञानिक है तो उनके दिमाग में ऐसा क्यों हुआ, तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया ये जो फंगस है, ये जो कवक है, इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो इन्होंने देखा ये जो कवक है, कवक का मतलब जाल, दिखते हो ना फंगस निकलता है जाली की तरह, तो उन्होंने देखा कि ये जो कवक है इसने एक रसायन को बनाया, उस रसायन ने जीवाणु के वृद्धि विकास को रोक दिया। तो जो रसायन उन्होंने बनाया उसका नाम उन्होंने दिया पेनिसिलिन। फिर आगे चल करके एक साइंटिस्ट आए वाक्समैन, इन्होंने एक जीवाणु स्ट्रिप्टोमाइसिस बैक्टीरिया था, उससे इन्होंने एक और एंटीबायोटिक की खोज की, तो उसका नाम रख दिया स्ट्रिप्टोमाइसिन। मतलब ये समझिए कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम ने जो पेनिसिलिन बनाया, इस पेनिसिलिन ने सूक्ष्मजीवी के वृद्धि विकास को रोक दिया। तो एंटीबायोटिक का मतलब सूक्ष्मजीवियों द्वारा संश्लेषित और स्रावित ऐसा जैविक रसायन, जैविक रसायन क्या जो बना, जैसे आपके शरीर से प्रोटीन क्या है, जैविक रसायन है, ऐसा जैविक रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीवी के वृद्धि विकास को रोकता है। सो रही है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। तो ये पहला एंटीबायोटिक खोजा गया। अब देखिए यहां से क्या होता है कि जब एंटीबायोटिक खोज लिया गया तो फिर अध्ययन तेजी से शुरू पूरे विश्व में हुआ, बहुत सारे जीवाणुओं से, बहुत सारे अन्य सूक्ष्मजीवियों से तमाम एंटीबायोटिक खोजे गए। अब हुआ क्या कि कालांतर में क्या हुआ कि एंटीबायोटिक का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाने लगा। अब देखिए, अब जब एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाने लगा तो जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कोई बीमारी बताते हैं, इन्फेक्शियस कोई बीमारी है, तो डॉक्टर आपको एक मान लीजिए एंटीबायोटिक लिख दिया स्ट्रिप्टोमाइसिन, आपको दवा लिख दिया और आपके ये 2 गोली यहां निशान बना दिया, यहां 2 दिन के लिए लिख दिया या 5 दिन के लिए लिख दिया कि सुबह शाम खाइए 5 दिन तक। अब होता क्या है कि आपने 5 दिन के लिए लिखा, आपने 3 दिन दवा खाई, 3 दिन के बाद आपको आराम हो गया, आपने दवा खाना बंद कर दिया। अब हुआ क्या, जब 3 दिन आपने दवा खाई तो जो आपके शरीर में सूक्ष्मजीवी था या बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया धीरे धीरे कमजोर हो गया। इसके पहले कि पूरी तरह से मर जाता, आपने दवा खाना बंद कर दिया। तो जब आप दवा खाना बंद करेंगे तो ये बैक्टीरिया धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो जाएगा, प्रतिरोधी हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसमें क्रिएट हो जाएगा। अब आपसे इंफेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को हो गया और डॉक्टर ने फिर यही एंटीबायोटिक लिखा तो काम नहीं करेगा। अब इसमें होता क्या कि ये सब समस्याएं कब आती हैं, भारत में ये समस्याएं अन्य देशों की तुलना में ज्यादा हुई, क्योंकि भारत में झोला छाप डॉक्टर बहुत सारे पैदा हो गए। झोला छाप डॉक्टर का मतलब जिसके पास कम से कम MBBS की डिग्री नहीं है, वो झोला छाप डॉक्टर है। वो हर बड़े शहर, छोटे शहर, गांव में प्रैक्टिस करता है, कोने में दुकान लगा देता है और कोई मरीज आ गया और मरीज ने जो है
कहा उसको कोई बीमारी, उसने कहा भैया 100 रुपए में फैसला हो जाएगा, यानी 100 रुपए में दवा भी दे देगा, इलाज भी कर देगा। तो ये सब डॉक्टर ने क्या किया कि इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक बच्चा है, वो 4 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा, मान लीजिए निमोनिया हो गया। निमोनिया फेफड़े से संबंधित बीमारी है। अब डॉक्टर के, वो झोला छाप डॉक्टर के पास गया, माँ बाप झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए। उसने 200 रुपए की दवा दी, दवा बच्चा खाया, बच्चा ठीक हो गया जल्दी। अब वही बच्चा अगर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाता है, 1000 फीस लेता है और 500 की दवा देता, वहां भी बच्चा ठीक होता है, लेकिन 10-12 दिन लग जाता। अब देखिए दोनों के ट्रीटमेंट में अंतर क्या। जो झोला छाप डॉक्टर वो एंटीबायोटिक लिख रहा, क्योंकि एक छोटे बच्चे के शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली और हम लोगों की शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली में अंतर होता है। वो एंटीबायोटिक लिख रहा है जिस एंटीबायोटिक खाने से बच्चा ठीक तो हो गया, लेकिन सारी जिंदगी इस बच्चे को झड़ाना फुकाना पड़ेगा। कान से बहरा हो सकता है, आंख की रोशनी जा सकती है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट दवा किया उसको मालूम है कि कौन सी दवा देनी। पैसा ज्यादा लगा, लेकिन उसने वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जो उस बच्चे के लिए करना चाहिए। ये अंतर होता है दोनों के। अब आप बीमार हुए, आप कहेंगे यार हम ही चले जाते हैं, जो 2 एंटीबायोटिक खरीद के खा लेते हैं। अब आपने 2-3 एंटीबायोटिक तो खा लिया, आपने समस्या पैदा कर दी। 3 एंटीबायोटिक खाया, शेर को अधमरा करके छोड़ दिया, शेर का घाव फिर ठीक हो गया, तो उसको मालूम है कौन सी दवा से हमको परेशान किया, तो दवा के प्रति क्या होगा, प्रतिरोधी होगा। इसीलिए कारण यह था कि आगे चल करके देखिएगा यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, जैसे एमडीआर टीबी, एचडीआर टीबी या एमडीआर टाइफाइड, एचडीआर टाइफाइड, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मतलब यह है कि जब पहली बार जो स्ट्रिप्टोमाइसिन खोजी गई थी, जिसका उपयोग टीबी रोग के प्रतिरोध में किया गया था, आज वो दवा उपयोगी टीबी में नहीं है। यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब ऐसी ट्यूबरकुलोसिस जो कई एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो गई है, प्रतिरोधी हो गई। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब ऐसी जो बहुत सारे, ऐसे से टाइप है, किसी भी रोग के नाम के आगे एमडीआर और एचडीआर लगे, इसका मतलब है उस रोग का सूक्ष्मजीवी कई एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था यूपीएससी। तो खुद डॉक्टर नहीं बनना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर जितना कहे उतना मानना है। समझ में बात आई? एंटीबायोटिक क्या होता है। अब वैक्सीन समझ लीजिए, फिर नोट डाउन करा दें। वैक्सीन क्या है, ठीक। अब समझ गए एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक का मतलब सूक्ष्मजीवी जो होते हैं वो कुछ पदार्थ बनाते हैं। वो पदार्थ क्या करता है, अन्य सूक्ष्मजीवी के वृद्धि विकास को रोकता है, इसे एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक एक प्रकार का बायोकेमिकल है। वो बना कौन रहा है, सूक्ष्मजीवी बना रहा है। अब आइए वैक्सीन। देखिए एंटीबायोटिक हमेशा रोग के बाद दिया जाता है, रोग हो जाने के बाद आपको देते हैं। वैक्सीन क्या होता है चलिए समझिए। देखिए वैक्सीन जो होता है वो हमेशा रोग के पहले दिया जाता है।
वैक्सीन का मतलब है कि आपके शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को किसी विशेष सूक्ष्म जीवी को नष्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे सोल्जर को ट्रेनिंग नहीं देते, ऐसे पकड़ना, ऐसे मारना, ऐसे करना। तो सोल्जर, जैसे आपको याद होगा जब मैंने ब्लड पढ़ाया था उसमें मैं वैक्सीन के बारे में बताया था कि नहीं बताया, याद है? जब आपको ब्लड पढ़ाया था तो आपको बताया ना था कि आपके जो ब्लड में जो टी सेल होती है वो कई प्रकार की होती है। एक टीएच सेल्स होती है, एक टीएम सेल्स होती है, एक टीसी सेल्स होती है और एक टीएफ सेल्स होती है और एक बी सेल होती है। अब आपके शरीर में कोई सूक्ष्म जीवी एंटर करता है, पहले इसको फिर से समझा दे तभी समझ में आएगा। जैसे मान लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ बॉडी में, तो ये जो प्रतिरोधक प्रणाली में टीएच, टीएम, टीसी, टीएस और बी सेल्स है, बी सेल्स गोली बना के मारती है। एक दरवाजा खोल दे। तो जो ये बी सेल्स होती है ना, ये एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी का मतलब एक प्रकार की गोली बनाते मारती है इसको। लेकिन जब ये सूक्ष्म जीवी शरीर में घुसेगा ना तो सबसे पहले टीएस सेल इसके संपर्क में आती है। एच का मतलब होता है हेल्पर सेल। टीएच पहले इससे लड़ती है, कुछ लड़ती है, कुछ मरती है और कुछ इन्फॉर्म करती है इसको, टीसी को। सी का मतलब होता है साइटोटॉक्सिन। अब ये वाली जो टीसी सेल है इसके करीब आएगी, ये टीसी सेल है, ये इसमें एक होल बनाएगी, छेद बनाएगी और एक केमिकल इंजेक्ट करेगी जिसे प्रिफ्रीन कहते हैं, इससे इसको मारेगी। और ये क्या करेगी? एंटीबॉडी बना के मारेगी, ये एंटीबॉडी बना के मारेगी। और जब ये सब कार्यक्रम चल रहा है तो ये मेमोरी सेल है। मेमोरी सेल क्या करेगी? ये इसको कैसे मार रही है, कौन सा एंटीबॉडी बना के मार रही है, वो पूरा लोड कर लेगी, फीड कर लेगी। और जब ये सारा कार्यक्रम होता रहेगा तो टीएस सेल कहेगी कम डाउन, सप्रेसर सेल, मैंने पढ़ाया था। सप्रेसर सेल कहेगा कम डाउन, बस करो, हो गया, अब मत मारो, ठीक है। अब मेमोरी सेल मेमोरी बना के रख ले। भविष्य में जब ये सूक्ष्म जीवी आएगा तो ये मेमोरी इसको देगी कि कैसे मारा था, मार दिया जाए। तो जब आपको वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन में क्या करते हैं, जैसे एक मरा हुआ बैक्टीरिया उसको शरीर में डाल देंगे, तो आपके शरीर की टी सेल, बी सेल इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको मालूम हो ये मरा हुआ है, हमारा कुछ नहीं करेगा। उस मरे हुए बैक्टीरिया के डेड बॉडी को नष्ट करने के लिए बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा और ये क्या करेगा? टीसी इसको मारेगा, उसी समय मेमोरी बना के रख लेगा। तो वैक्सीन का मतलब सूक्ष्म जीवी को अधमरा करके या मार करके या उसके शरीर के किसी भाग को शरीर में प्रवेश करा देता है। इसे मरा हुआ बैक्टीरिया डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपसे लड़ाई होगी किसी की, तो आप किससे लड़ते हो? अपने हाथ से लड़ते हो। तो हाथ आपके लिए डिफेंस का एक वेपन है। उसी तरह से हर सूक्ष्म जीवी के शरीर का एक भाग उसका अपने आप को सुरक्षित करता है। तो उस भाग को उस बैक्टीरिया से निकाल के डाल दिया, या बैक्टीरिया को मार करके डाल दिया, या अधमरा करके डाल दिया, तो उसके शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली उस बैक्टीरिया को नष्ट करेगी। तो मेमोरी फीड हो जाएगी कि नहीं? अब भविष्य में जब बैक्टीरिया वायरस घुसेगा तो मार गिरेगा। ये सिद्धांत पे वैक्सीन काम करता है। वैक्सीन हमेशा रोग होने के लिए पहले दिया जाता है, यानी आपके टी सेल और बी सेल को ट्रेनिंग देना। अंतर यह है कि देखिए
आप किसी भी बंदूक से किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं, आदमी को मारिए या जानवर को मारिए। यहां पे क्या है कि हर सूक्ष्म जीवी को मारने के लिए अलग अलग प्रकार का क्या चाहिए, हथियार चाहिए। हर सूक्ष्म जीवी को मारने के लिए अलग अलग हथियार चाहिए, इसलिए हर रोग की वैक्सीन क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब लिख डालिए, पहले एंटीबायोटिक हेडिंग डाल लीजिए। ये चिकित्सा विज्ञान की तीसरी क्रांति हो जाती है, और चौथी क्रांति आपको बता चुके हैं। चौथी क्रांति है जीन थेरेपी की खोज को चिकित्सा विज्ञान की चौथी क्रांति कहते हैं। तो एंटीबायोटिक लिखे। सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक की खोज पेनिसिलियम नोटेटम, पलट दें क्या, इंग्लिश को बता रहा, ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से की थी, और इसे पेनिसिलिन नाम दिया था। जबकि जीवाणु से प्रथम एंटीबायोटिक की खोज, जबकि जीवाणु से प्रथम एंटीबायोटिक की खोज वाक्समैन ने की थी, वाक्समैन ने की थी 1943 में, और इसका नाम स्ट्रिप्टोमाइसिन रखा था। स्ट्रिप्टोमाइसिन रखा था। इसके लिए 1944 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1944 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब नेक्स्ट पैरा से लिखिए। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा संश्लेषित और स्त्रावित ऐसे जैविक रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवी के वृद्धि विकास को रोकता हो, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। समझ में आ रही बात? एंटीबायोटिक क्या है? इसलिए देखिए, हर साल मार्केट में कम से कम 150 से 200 नई एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस होती है। समय के साथ पुरानी एंटीबायोटिक क्या होगी, काम नहीं करती।
जब आप उसको बार बार इस्तेमाल करोगे तो वो जो सूक्ष्म जीवी होता है वो धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक के प्रति क्या होगा, प्रतिरोधी होता जाता है। इसलिए जब आप कभी बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक दी, नहीं आराम हो तो सेकंड लाइन फिर थर्ड लाइन ऐसे एंटीबायोटिक देता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवी धीरे धीरे एंटीबायोटिक के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी हो जाता है। कुछ हमारी गलती से, कुछ डॉक्टर की गलती से, जैसे झोला छाप डॉक्टर बताया। अगर आप एक अधिकारी बन गए तो किसी डॉक्टर को कैसे पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं आप। जो झोला छाप डॉक्टर होंगे वो दवाओं को रैपर निकाल के डब्बा में रखते हैं। आप किसी भी टैबलेट का रैपर निकाल के डब्बा में रखते हैं, आईसीएमआर इसकी इजाजत नहीं देता। अगर आप डॉक्टर कोई दवा दे रहा है और रैपर निकाल ले रहा है, ये क्राइम में आता है। अब रैपर निकाल के नहीं दे सकते दवा। अब डॉक्टर कहते ना भाई दवा का नाम तो वो बता देगा क्योंकि वो रोज दे रहा है। डॉक्टर साहब इसका मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट बता दीजिए, नहीं बता पाएगा, नहीं याद होगा उसको। दवा का नाम पूछेंगे बता देगा, और उसे कहीं एक्सपायरी डेट इसकी बता दीजिए, मैन्युफैक्चर डेट बता दीजिए। ये क्राइम है। ये तमाम जो सीरप आता है, अब आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो एक बड़ी सी शीशी में रहता है, छोटी सी शीशी, नाम, उसको नाम पूछिए, नाम बताइए इसका। ये आपका अपना अधिकार है। आप कोई दवा लेके आ रहे हो, कौन सी दवा खा रहे हो, ये आपका अधिकार है जानना। शरीर आपका है। और डॉक्टर अगर रैपर निकाल के बेच रहा है तो वो क्राइम कर रहा है। आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एथिक्स, इसकी इजाजत नहीं देता। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल क्राइम है। दवा का रैपर निकाल के नहीं देना है। और रैपर इसलिए निकाल लेता है कि आप बाजार जाएंगे तो आपको सस्ते मिल जाएंगे। भाई देखिए, वर्तमान में जेनरिक और नॉन जेनरिक दवा है। अभी जो 2026 में भी, मैं अब आज क्या वो अगले क्लास में बात करूंगा, वो बायोलॉजिक और बायोसिमिलर मेडिसिन की बात हो रही है। 2026 का जो है शक्ति प्रोजेक्ट आया है जिसमें 10,000 करोड़ भारत खर्चा कर रहा है। तो बायोलॉजिक और बायोसिमिलर दवाओं की बात हो रही है। जैसे इसके पहले का प्रोजेक्ट जेनरिक और नॉन जेनरिक था। तो जेनरिक वो मेडिसिन है, जेनरिक और नॉन जेनरिक मंत्र समझते हैं? बताओ, जेनरिक दवा क्या होती है, नॉन जेनरिक क्या होती है? तो कुछ समझो मेरे। जैसे मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैंने एक दवा खोजी, तो हम दवा कहां खोजेंगे? किसी बायोकेमिकल फैक्ट्री में खोजेंगे। कोई जैसे स्मिथ लाइन बीचम है या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें मैं एक साइंटिस्ट, मैंने कोई दवा बना ली, तो अब उस कंपनी ने, हमने उस कंपनी को दवा बेच दी, तो वो उसका उस पर बपौती हो गई कि नहीं हो गई? कोई वैक्सीन बना लिया, कोई दवा बना ली, कोई मेडिसिन बना ली, तो उसकी उस पर क्या हो गई? उसकी एकाधिकार हो गया उस पर। तो उसको पेटेंट प्रोटेक्शन ले लिया और वो बेच रहा है मनमाने कीमत से। पेटेंट प्रोटेक्शन जब खत्म होगा तो सरकार फिर दोबारा देगी कि नहीं देगी, उसका कई सारा तरीका होता है। उसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट में कहते हैं। अब कई साल जब हो जाता है तो वो जो दवा होगी वो कोई भी कंपनी बना के बेच सकती है, लेकिन सरकार उस पर लगाम लगाती है तो वो कम कीमत पे बिकती है। तो उसे कहते हैं जेनरिक ड्रग्स। जो सरकारी दवा खाना में जाएंगे तो वहां सस्ती मिलती है दवा, वो जेनरिक ड्रग्स होती है। और नॉन जेनरिक वो भी जो प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से बेच रही है। तो जो जेनरिक मेडिसिन होती है, फार्मूला वगैरह सब वही होता है, ठीक है? तो उसी तरीके से यहां पर भी चीजें, अभी इसको मैं आगे भी बात करूंगा कि बायोलॉजिक और बायोसिमिलर मेडिसिन क्या होती है, उसके बारे में बात करूंगा। तो ये बात समझ में आई? तो वैक्सीन लिख लीजिए। देखिए, वैक्सीन एक ऐसी दवा होती है
जो कि शरीर के प्रतिरोधक प्रणाली को किसी विशेष सूक्ष्मजीवी से लड़ने को तैयार करती है। से लड़ने को तैयार करती है। इसके लिए शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, या तैयार किया जाता है। देखिए, प्रथम वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी, और इस वैक्सीन को स्मॉल पॉक्स रोग के प्रतिरोध में तैयार किया गया था। अगला हेडिंग डालिए, वैक्सीन के प्रकार, टाइप ऑफ वैक्सीन। क्या करें, ब्रेक कर दें, टाइप ऑफ वैक्सीन डाल के छोड़ दीजिए। समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुद्दा यही होता है कि समझ में आना चाहिए, लिखने वाला काम तो सेकेंडरी है। चलिए 5 मिनट ब्रेक के बाद, लाइट होती तो ब्रेक ना करते।